स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लोधी वंश। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग मध्यकालीन भारत का सीरीज चला रहे हैं, जिसका यह 12वां वीडियो है। इसमें हम लोग लोधी वंश के पहले का जो दिल्ली सल्तनत था सबको पढ़ लिया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला राजवंश गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और ये पांचवा अंतिम वंश लोधी वंश है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से शासक हुए, कितने शासक हुए, उनका शासनकाल क्या रहा, उनकी महत्वपूर्ण जो भी उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उन सारे एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और सबको पढ़ते चलेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें 3 बुक को कवर किया गया है, जिसमें एनसीईआरटी है, दृष्टि आईएएस का बुक है, तीसरा ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव को भी करवाया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग लोधी वंश को पढ़ेंगे और पूरी तरह से जानेंगे। इसमें पूरा का पूरा ट्रिक से भी बताया जाता है, और जहाँ ज़रूरी होगा आपको याद दिलाने के लिए एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जो आपको एक बार में याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं, लोधी वंश को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था। अंतिम सल्तनत वंश कौन है? तो लोधी वंश है। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश ही था। देखिए, इसके पहले जो भी शासक थे वो तुर्क शासक थे, लेकिन अफगान शासक पहले जो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में आए वो लोधी वंश के शासक ही थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा शासक नहीं हुए, इसमें 3 शासक ही हुए थे। और इनका शासनकाल देखा जाए तो लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, टोटल 75 वर्षों तक शासन किया है इन लोगों ने। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी जो अंतिम लोधी शासक होता है उनके बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पानीपत का युद्ध 3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो इन तीनों युद्ध के बारे में हम लोग को जानना है, जो आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन आज हम लोग प्रथम युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसमें बाबर विजयी होता है और लोधी शासक को हराकर एक नए राजवंश, दिल्ली पर एक नए राजवंश की शुरुआत करता है, जिसका नाम मुग़ल वंश पड़ता है। और इसके बाद मुग़ल वंश को हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग लोधी वंश को जानते हैं, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। 3 शासक होते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये 3 शासक हैं। इनको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि आप ऐसे सोचिए कि बहता हुआ सिकंदर हिम तक पहुंचा। हिम मतलब होता है जो बर्फ़ जमा हुआ प्रदेश है। जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव को या दक्षिणी ध्रुव को मान ले, तो इस हिसाब से आप सोचिए कि बहता हुआ सिकंदर हिम तक पहुंचा। बहता से बहलोल लोधी, सिकंदर से सिकंदर लोधी, और हिम मतलब इब्राहिम। हिम को इस हिम को लिया है हमने, तो इब्राहिम लोधी। ये 3 शासक होते हैं। बहता हुआ सिकंदर हिम तक पहुंचा। ये बहुत आसान सा ट्रिक है और मजाकिया भी लग रहा है थोड़ा, तो याद हो जाएगा एक बार में। अब देखिए, जो बहलोल लोधी है वो 1451 ईस्वी में शासक बनता है और 1489 ईस्वी तक शासन करता है, टोटल 38 वर्षों तक। इसके बाद सिकंदर लोधी इसी का पुत्र होता है, जो गद्दी पर बैठता है 1489 ईस्वी में और 1517 ईस्वी तक शासन करता है, टोटल 28 वर्षों तक शासन करता है। इसके बाद सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आता है, जो अंतिम लोधी शासक है, और ये सिकंदर लोधी का पुत्र होता है, और ये 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में क्रम से जानते हैं और देखते हैं कि इन लोगों का क्या उपलब्धि रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बहलोल लोधी को पढ़ेंगे। तो देखिए, बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा और 1489 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है, देखिए, बहलोल लोधी तो था, वो शासक बनने के समय वो जब शासक बना तो दिल्ली सल्तनत में अराजकता की स्थिति थी। ठीक है, जगह जगह पे विद्रोह हो रहे थे और इस तरह का माहौल बना हुआ था कि हर जगह विद्रोह हो रहा था, लोग शासक को कुछ मानते नहीं थे, अराजकता की स्थिति बन गई थी।
लेकिन बहलोल लोदी एक बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी शासक था, बुद्धिमान था, कूटनीतिज्ञ था। तो इन सारी परिस्थितियों को उसने सुधारा, अराजकता को ख़त्म किया और एक अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इसके बाद जो जहाँ जहाँ विद्रोह हो रहे थे उसको उसने ख़त्म किया और दिल्ली सल्तनत की कुछ हद तक स्थिति को ठीक किया और सत्ता मतलब कि शासक का जो पद है उसमें कुछ गौरव हासिल करवाया। ठीक है। अगर बहलोल लोदी की व्यक्तिगत जीवनी को देखें तो पहले यह सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है। पहले के सल्तनत शासकों के द्वारा बहलोल लोदी को सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग लोदी के बारे में जानें कि यह लोदी कौन सा वंश है, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि अफ़गान वंश है, अफ़गान का शासक है इन लोग। लेकिन इन लोग अफ़गान में भी एक जनजाति होती है साहूखेल, उससे संबंधित ये लोदी लोग होते थे। ठीक है। तो किस जनजाति से संबंधित थे, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि लोदी वंश जो है किस जनजाति से संबंध रखते थे। तो साहूखेल वंश से उन लोग संबंध रखते थे, वो भी एक जनजातीय वंश था। ठीक है। ये जो अफ़गानी लोग थे, ये शासक एक बड़े क्षेत्र पे शासन करने की जगह कबीलाई शासन को बढ़ावा देते थे। कबीलाई शासन कहने का मतलब है कि छोटा छोटा टुकड़ियों में बटा हुआ एक शासन व्यवस्था चलता है, उसी को कबीलाई शासन बोलते हैं। कबीले के रूप में इन लोग रहना पसंद करते थे और वो उस तरह का शासन व्यवस्था चाहते थे। इसकी उपलब्धि देखिए, अगर बहलोल लोदी की उपलब्धि, तो ये क्या किया था कि जौनपुर के जो सरकी शासक था हुसैन शाह सरकी, उसको हराकर जौनपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ का शासक अपने पुत्र बारबक लोदी को बनाया। देखिए जौनपुर जो था, जौनपुर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत से कुछ राज्य जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। वहाँ का वजीर या दीवान जो होता है वो अपने जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए उन लोगों की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर स्वयं मतलब खुद को वहाँ का शासक नियुक्त कर लेता है, शासक बोलने लगता है। इसमें एक जौनपुर भी था, जौनपुर, मालवा, गुजरात, ये सब जो, और दक्षिण में अगर जाए तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, तो ये सब स्वतंत्र शासक यहाँ पर नियुक्त बने थे मतलब, और वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुए थे। उनमें एक जौनपुर भी था। और जौनपुर जो था वो कब स्वतंत्र हुआ था, तो जो तुगलक वंश का शासक था नसरुद्दीन महमूद, उसके समय में जौनपुर स्वतंत्र बन गया था। ठीक है। हुसैन शाह वहाँ का बाद में शासक बनता है। ऐसे मलिक सरवर जो है वो जौनपुर की स्थापना करता है स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो उसके बाद हुसैन शाह सरकी जो है शासन करने लगता है, हुसैन शाह सरकी शासक बनता है। और इसके जब हुसैन शाह सरकी शासन करता है तो बहलोल लोदी जो है वो जौनपुर पर आक्रमण करता है और हुसैन शाह सरकी को हराता है और फिर से जौनपुर को अपने राज्य में मिला लेता है। वही जौनपुर जो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था, उसको किसने मिला लिया, तो उसको मिलाया बहलोल लोदी ने मिला लिया। ठीक है। और जौनपुर का शासक अपने पुत्र बारबक लोदी को बनाया। अब इसको याद आप लोग रखिए, बाद में जब जौनपुर में सिकंदर लोदी के समय में जब विद्रोह होगा तो उसको बहलोल लोदी मिटाने में, उस विद्रोह को ख़त्म करने में असफल साबित होता है। तो इसके बाद का जो शासक है, बहलोल लोदी के बाद का जो शासक है सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी क्या करता है कि जब जौनपुर में विद्रोह होता है और बारबक लोदी उसको मिटा नहीं पाता है, तो सिकंदर लोदी बारबक लोदी को हटा देता है और जौनपुर को फिर से अपने राज्य में मिला लेता है। अभी तो मिलाया गया लेकिन वहाँ का शासक बारबक लोदी को बना दिया गया। ठीक है। लेकिन जब सिकंदर लोदी आएगा तो बारबक लोदी को भी हटाकर अपने सल्तनत में मिला लेगा, यानी कि वहाँ का स्वतंत्र शासक किसी को नियुक्त नहीं करेगा। बहलोल नामक चांदी का सिक्का जलाया था। बहलोल लोदी जो था वो बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के शासनकाल से पहले तक हिंदुस्तान में चलता रहा था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो बहलोल नामक चांदी का सिक्का है वो किसने चलाया था, तो ये बहलोल लोदी ने चलाया था। और ये कब तक भारत में चला, तो अकबर के शासनकाल के पहले तक जो बहलोल लोदी का चांदी का सिक्का था वो जारी रहा। ठीक है।
फिर अकबर आता है तो अकबर अपने नाम से एक सिक्कों को जारी करवाता है, अपना एक अलग मौद्रिक प्रणाली विकसित करता है। तो वो आगे के हम लोग मुग़ल वंश में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये जो था बहलोल लोदी, वह संभल, कोल बोलते हैं अलीगढ़ को, साकेत, मैनपुर और भोगावा के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान करता है। तो बहलोल लोदी के बारे में हम लोग देख ही रहे हैं कि सफल कूटनीतिज्ञ भी था, सफल शासक था। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, ठीक है। सिंहासन पर नहीं, वह गलीचे में बैठता था। एक पहला शासक ऐसा था सल्तनत काल का, बहलोल लोदी, जो अपने सामंतों के साथ या अपने जो और भी सहकर्मी होते थे, मंत्रीगण होते थे, तो उनके साथ में यह गलीचे में बैठता था। ये सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये सब लोगों में अपने को बराबर मानता था। ये शासक जरूर था, लेकिन अपने जो मंत्री लोग थे या जो सलाहकार थे, उन लोगों में ये अपने को भी उन्हीं के समान बराबर मानता था, और ये सिंहासन पर बैठता नहीं था। तो ये इसकी उदारता को प्रकट करता है, ठीक है। इसका जो अंतिम अभियान था बहलोल लोदी का, वो ग्वालियर पर आक्रमण करता है। अंतिम अभियान ग्वालियर का अभियान था इसका। और ग्वालियर के जो राजा थे वो रायकर्ण थे, जिसको कीर्तिदेव भी कहा जाता है। रायकर्ण या कीर्तिदेव थे। तो उनको यह हराता है, ग्वालियर के राजा रायकर्ण को हराता है और 80 लाख टन नजराना पाता है। यानी कि 80 लाख टन का नजराना कौन देते हैं? तो रायकर्ण देते हैं। ग्वालियर के राजा किसको देते हैं? तो बहलोल लोदी को देते हैं। यहीं से वापस लौटते वक्त जुलाई 1489 ईस्वी में बीमार पड़ जाता है। कौन बीमार पड़ता है? तो बहलोल लोदी बीमार पड़ता है ग्वालियर से लौटते समय 1489 ईस्वी में, और दिल्ली लौटते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1489 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? बहलोल लोदी को, ठीक है। तो बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में होती है दिल्ली लौटते समय। और इसके बाद बहलोल लोदी का पुत्र जो है सिकंदर लोदी, वह शासक बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिकंदर लोदी की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी शासक बनेगा और 1517 ईस्वी तक शासन करेगा। बचपन का नाम इसका निज़ाम खां था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी का बचपन का नाम क्या था? तो ये आप आंसर मारिएगा, निज़ाम खां। यह उपाधि लेता है सुल्तान सिकंदर शाह, ठीक है। तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि कौन धारण करता है? सिकंदर लोदी धारण करता है। इसकी जो माता थी सिकंदर लोदी के, वो हिंदू थी, एक हिंदू थी। तो ये जो भी सामंत थे या जो भी सरदार थे, अफ़गानी सरदार थे, तो उनको यह डाउट था कि सिकंदर लोदी कैसा शासक बनेगा, क्योंकि इसकी माता एक हिंदू है। तो इन लोगों के बीच में डाउट था, ये व्याप्त था मन में कि ये हो सकता है ये सल्तनत को और ज़्यादा अच्छा से नहीं चलाए या अपना मनमानी करे। लेकिन ये क्या करता है, ये अपना नीति बनाता है कि हिंदुओं के प्रति वह कठोर रहता है। इसकी माता जरूर हिंदू थी, लेकिन खुद को यह एक कट्टर मुस्लिम के रूप में प्रतिस्थापित करता है और कट्टर मुस्लिम शासक बनता है, ठीक है। हिंदुओं के प्रति यह नीति कठोर रखता है कौन? तो सिकंदर लोदी। 1492 ईस्वी में जौनपुर के बारबक शाह को अपदस्थ कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अभी हम लोग देखे थे कि बहलोल लोदी जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने राज्य में मिलाया और जौनपुर का शासक किसको बनाया? अपने पुत्र बारबक शाह को। लेकिन बारबक शाह जब विद्रोह वहाँ पर हुआ तो विद्रोह को दबाने में नाकाम साबित हुआ, असफल रहा। तो इस वजह से सिकंदर लोदी इसको हटाकर दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में पूर्णतः कब मिला लिया गया दूसरी बार? तो यह आपको 1492 ईस्वी का आंसर होगा। और किसके शासनकाल में पूछेगा? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में पूछा जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जाता है अफगानी राजत्व सिद्धांत को यह त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तो आप ये अगर आपसे क्वेश्चन हो कि स्वयं को सुल्तान घोषित किया था अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर, किसने? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। इसने सरदारों को अधीनस्थ किया, जो भी अफगानी सरदार थे उसको अपने अधीनस्थ किया, कहा कि आप सब हमारे नीचे हैं, ठीक है।
जो अभी बहलोल लोदी था, ये सब सरदारों को अपने बराबर मानता था। ये सिकंदर लोदी जब आया तो ये उन लोगों को अपने अधीन कर लिया। 1494 ईस्वी में बनारस के निकट निकट हुसैन शाह को सरकी को पराजित किया। ठीक है, हुसैन शाह सरकी जो जौनपुर का शासक है, तो उसको 1494 ईस्वी में पराजित किया। और इसके बाद वह बंगाल, बिहार में मुख्य रूप से तिरहुत पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो बंगाल और तिरहुत पर अधिकार कर लेता, कौन कर लेता है 1494 ईस्वी में? तो वो है सिकंदर लोदी। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया था। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि आगरा नगर को किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसके बाद 1504 या 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ये दो ईस्वी दिया गया है, 1504 या 1506, तो दो अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिया गया है। इसलिए आपको दोनों में से जो भी आए वो आंसर मारिएगा कि कब राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी आगरा को। तो 1504 भी सही है और 1506 भी सही है। ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो 1504 के साथ आप जा सकते हैं। इसके बाद भूमि माप के लिए एक गज सिकंदरी का विकास किया। गज सिकंदरी एक भूमि माप का एक पैमाना है, एक तरह से जान सकते हैं कि एक यूनिट है। तो इसका विकास जो है सिकंदर लोदी ने किया था। इसका जो पैमाना था 39 अंगुल का पैमाना होता था वो। ठीक है, और इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन सामान्य तौर पर 30 से 33 इंच के बराबर गज सिकंदरी को माना जाता है। एक गज सिकंदरी बराबर 30 से लेकर 33 इंच तक सामान्यतः माना जाता है। इसके बाद सिकंदर लोदी ने कई कुप्रथाओं को बंद करवा दिया। ठीक है, और इसने ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की कुप्रथा को बंद करवाया, मुस्लिम धर्म में भी जो भी कुप्रथाएं व्याप्त थी उसको भी इसने ख़त्म किया। इसने क्या किया कि ताजिया जो निकलता है मुहर्रम में, तो मुहर्रम में जो ताजिया निकलता था उसको बंद करवा दिया। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दिया और उनको जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक था जो मुस्लिम महिलाओं को पीर के मज़ारों पर जाने से रोका? तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं को जुलूस निकालने पर भी रोक किसने लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने लगाया था। इसके अलावा हिंदुओं को यमुना में स्नान करने पर रोक लगा दिया था और वहाँ बाल मुंडवाने पर भी रोक लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को किस नदी में स्नान करने पर रोक लगाया था? तो वह यमुना नदी में स्नान करने पर रोक लगाया था और वहाँ बाल मुड़वाने पर भी रोक लगा देता है। इसके बाद फारसी में यह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी किस भाषा में कविताएं लिखता था, किस भाषा में शेर व शायरी करता था? तो वह फारसी भाषा में करता था। और ये किस नाम से करता था? तो गुलरुख के नाम से करता था, गुलरुखी के नाम से करता था। इसके बाद इसके शासनकाल में ही एक रचना, मतलब ये सिकंदर लोदी जो है संगीत का भी प्रेमी है और इसी के शासनकाल में संगीत से रिलेटेड एक रचना रची जाती है जिसको लज्जते सिकंदर शाही बोला जाता है। तो लज्जते सिकंदर शाही की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुई और यह संगीत से रिलेटेड एक रचना है। ठीक है, इसके अलावा औषधि, आयुर्वेद में औषधि पर रिलेटेड एक संस्कृत ग्रंथ है, उसका अनुवाद फरहंद ए सिकंदरी के नाम से किया जाता है इसी के शासनकाल में। ठीक है, इसका वजीर जो है, इसका वजीर है सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी के वजीर का नाम क्या था? तो मियाँ भुआ, और वह एक विद्वान था और इसकी एक रचना है तिब्बे सिकंदरी। ठीक है, जो औषधि ग्रंथ है, मुख्य रूप से औषधि से रिलेटेड जो है तिब्बे सिकंदरी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो सिकंदर लोदी के की मृत्यु है 1517 ईस्वी में हो जाती है। और क्यों हो जाती है? तो गले की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र जो है इब्राहिम लोदी, वह शासक बनता है। तो अभी हम लोग लोदी वंश को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहला जो शासक था बहलोल लोदी उसको पढ़ा। इसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी शासक बनता है और इसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बना है।
इसमें मुख्य रूप से तीन ही शासक ही हुए हैं, और हम लोग अंतिम शासक लोदी वंश का जो है इब्राहिम लोदी इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी शासक बनता है और 1526 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बारे में जाने तो इसने इसके अफगान सरदारों की स्वीकृति मिली। जब यह शासक बना तो इब्राहिम लोदी को अफगान सरदारों ने इसको स्वीकृति दी, और कुछ ने इसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर ले गया और ले गए और वहाँ गद्दी पर बैठाया। देखिए मेन बात ये हुआ था, अफगान सरदारों में कुछ जो थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को शासक बनने पर स्वीकृति दे दी कि हाँ यही हमारा राजा होगा, लेकिन कुछ जो सरदार थे वो चाहते थे कि जो सल्तनत है वो दो भागों में बट जाए, राज्य का विभाजन हो जाए। इसलिए उसका जो भाई था जलाल खां उसको जौनपुर ले जाते हैं और वहाँ पर उसको गद्दी पर बैठाते हैं। इसके बाद जो जलाल खां है जिसको जौनपुर ले जाया जाता है, इसको कैदखाना में कैद कर लिया जाता है, और कैदखाने में ही 20 देकर इब्राहिम लोदी ने इसकी हत्या करवा दिया और खुद को एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी घोषित किया। ठीक है, तो जलाल खां की मृत्यु कैसे हुई? तो 20 देकर इसको मार दिया गया इब्राहिम लोदी के द्वारा, और खुद को इब्राहिम लोदी ने सुल्तान घोषित किया। 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया इब्राहिम लोदी ने, और 1518 ईस्वी में ही, कहीं कहीं 17 ईस्वी दिया गया है, तो 1517 से 18 ईस्वी में ही खतौली के युद्ध में मेवाड़ के जो शासक हैं राणा सांगा, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिए। पूछा जाता है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था, और किनके के बीच हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन जीता था? तो राणा सांगा जीत गए थे और इसमें, और इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, एक वर्ष बाद 1518 के बाद 1519 ईस्वी में बदला के लिए पुनः जो है इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है, लेकिन फिर से उसे पराजय हाथ लगती है। इसके बाद सरदारों को पदच्युत कर कुचल दिया। इससे बाबर के आक्रमण पर इनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि जो भी सरदार इसको स्वीकृति दिए थे, तो कुछ पदों पर इब्राहिम लोदी ने उनको बैठा दिया, लेकिन इसको लगा कि बाद में कि ये जो सरदार हैं ये बेकार के लोग हैं, इनसे कोई काम है नहीं, और इनका ज़्यादा शासन में ज़्यादा इनका दखलंदाजी होने लगा था। तो इसने उन सबको पदच्युत कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया और उन्हें कुचल दिया, उन्हें कहीं हत्या करवा दिया, तो किन्हीं को अपदस्थ कर दिया, तो उनकी जो शक्ति थी वो छीन होने लगी। इससे क्या हुआ कि वो लोग जो सरदार थे वो दुखी हो गए, और जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो सरदार लोग जो है इब्राहिम लोदी को साथ नहीं देते हैं, और जिसके कारण इब्राहिम लोदी की हार होती है। उसकी हार में कई कारण थे, लेकिन एक कारण ये भी था। ठीक है, इसी के शासनकाल में लाहौर का जो राज्यपाल है दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, उसने आलम खां लोदी, ठीक है, ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। इसको पहले ऐसे समझते हैं कि लाहौर का जो राज्यपाल है दौलत खां, तो इब्राहिम लोदी से बहुत नाखुश रहता है। इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी का चाचा है आलम खां लोदी, वह भी इब्राहिम लोदी के शासन से नाखुश रहता है। तो उसने उन दोनों ने क्या किया कि काबुल का एक शासक है बाबर, तो बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है, और ये लोग सोचते हैं कि बाबर आक्रमण यहाँ करेगा और जीत कर धन दौलत ले जाएगा। लेकिन बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण के बाद यहाँ उसको पसंद आने लगता है यहाँ की चीज़ें, और वो यहीं पे रुक जाता है और नए वंश की स्थापना करता है, जिसको एक नए वंश का स्थापना करेगा, और जिसका नाम मुगल वंश होता है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर जो काबुल का शासक है वो आलम खां, और जो लाहौर का राज्यपाल है दौलत खां, इन दोनों के आमंत्रण पर, इसमें राणा सांगा भी बाबर को साथ देते हैं बुलाने में। ठीक है,
हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन राणा सांगा भी कुछ इसको साथ देते हैं। तो इसके बाद बाबर भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें विजयी बाबर को विजय प्राप्त होता है और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला एकमात्र मध्यकालीन भारत का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ये क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र मध्यकालीन भारत का शासक कौन है? तो इब्राहिम लोदी है। ठीक है। इस तरह से बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीतता है और नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मुगल वंश को जानेंगे। हालांकि उसके पहले हम लोग कुछ जो स्वतंत्र राज्य हुए थे दिल्ली सल्तनत से, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जौनपुर, गुजरात, तो इन सब के बारे में पहले देख लेंगे। इसके बाद हम लोग जो बाबर जो मुगल वंश की स्थापना करता है तो मुगल वंश में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत का ये सीरीज चलता रहेगा, और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस तरह से और मज़ेदार वीडियो आपके बीच में आता रहेगा। और अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए ये सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।